औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबर उर्दू स्टोरी चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम आपकी खिदमत में ए हमीद की लिखी हुई एक खूबसूरत मुख्तसर सी कहानी पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इस कहानी का अनवान है और पुल टूट गया। इसे लिखा है ए हमीद ने। पहले इस कहानी का एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करते हैं। कहानी की कहानी। ये मोहब्बत की एक अजीब कहानी है। दो दोस्त इत्तेफाक से एक ही लड़की से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि वो लड़की दोनों दोस्तों से यकसा मोहब्बत करती है। एक दोस्त जब 5 साल के लिए फिर उन्हें मिलकर चला जाता है तो उस लड़की की शादी दूसरे दोस्त से हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद लड़की मर जाती है और मरते वक्त अपने शौहर से वादा लेती है कि वो उसकी मौत की इत्तला अपने दोस्त को नहीं देगा। ये इसका एक आउटलाइन थी। अब हम आपको सारी कहानी सुनाते हैं। सुनिए और लुत्फ़अंदोज़ होइए और ये हमीद को दाद दीजिए, उनके ख्याल को, उनके तसव्वुर को। और पुल टूट गया। यहाँ से कहानी शुरू होती है। शाम के साए गहरे हो रहे थे और गौतमा अभी तक नहीं आई थी। रेस्तोरां जिसकी बालकोनी में मैं बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। शहर के बड़े बाग के पिछवाड़े वाक़या था और किसी पुराने खानकाह के मानिंद चीड़, यूकलिप्टस और मुनसरी के दराज का दरख्तों में गिरा हुआ था। इन खूबसूरत लंबे लंबे दरख्तों की नरम और गहरी सब्ज शाखों में डूबते हुए सूरज की अलविदाई किरणें सोना बखेर रही थी। मौसम बहार के दिन थे और बाग की समत से आने वाली मदहुम हवा के खुनक झोंके अपने साथ फूलों की खुशबू मिला रहे थे। पॉल, मैं और गौतमा इसी बालकोनी में बैठकर शाम की चाय पिया करते थे। पॉल पर यहाँ नज़रें नाज़िल हुआ करती थी। यूकलिप्टस की झुकी झुकी टहनियों वाले दरख्तों पर अपनी स्याह चमकीली आंखें गाड़े वो इन दरख्तों से भी ज़्यादा लंबी और उलझी हुई कोई नज़म कह डालता और फिर हमें सुनाने लगता। गौतमा को पॉल की नज़मों से ज़्यादा यूकलिप्टस के दरख्तों से दिलचस्पी थी। पॉल अपनी बदी उंगलियों में 2 मारियर का सिगरेट घुमाते आंखों को कभी नींद हुआ कभी बंद और कभी पूरी तरह खोले नज़म सुना रहा होता था और गौतमा अपनी घनी पलकों वाली बेदाग आंखें उठाए यूकलिप्टस की लचकीली शाखों में चहचहाने वाले रंग बिरंगे परिंदों को तक रही होती थी, जैसे पाल उसे इन परिंदों की बाबत कोई अनोखी बात बता रहा हो। रेस्तोरां की फिजा पुरसकून और खामोश थी। बालकोनी के नीचे प्लाट में रंगीन फूलों का जाल सा बिछा हुआ था। एक तरफ संगीन बेंच के ऊपर नाशपाती के दरख्त पर जा बजा सफेद फूल चमक रहे थे। एक कमसन बच्चा बड़ी खामोशी और इत्मीनान से घास पर गिरे पड़े फूलों को उठा कर
बेंच पर जमा कर रहा था। 5 साल पहले जब मैं अपनी रेजिमेंट के साथ काहरा जा रहा था तो पॉल ने आखिरी रात इसी जगह डिनर दिया। इस शाम गौतमा तितली के परों ऐसी रंगीन साड़ी में मलबूस थी। उसके नरम स्याह बाल बड़ी खूबसूरती से 2 लटों में गुले हुए थे और बाएं कान के ऊपर चंबेली की 3 कलियां मुस्कुरा रही थी। डूबते सूरज की नारंगी शुआएं उसके संदलीन जिस्म में चकाचौंध सी पैदा कर रही थी। वो एक ऐसे सुनहरी ख्वाब मालूम हो रही थी जो शुरू रात की ऊन पकी नींद में देखा गया। बाल बड़ी मुश्किल से नीली सज के सूट में घुसा हुआ था और कई बार कुर्सी पर पहलू बदल चुका था। वो गोल्ड बीफ के साथ ग्रीन कंबल के हल्के नूर चढ़ा रहा था और सिगरेट के साथ सिगरेट सुलगा रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे ये डिनर उसने अपने एजाज में दिया। हमारे सरों पर नाशपाती की नाजुक टहनियाँ इसी तरह सफेद फूलों से लगी हुई। अगले रोज मेरी रवानगी थी। पान और गौतमा मुझे रुखसत करने आए। गाड़ी चलने लगी। पान ने सिगरेट एक तरफ टाइम कर रहा। मेरा मिस्री सिगरेट फेस मत बोलना और गौतमा की सोगवार आंखों ने कहा मुझे मत बोलना और मैंने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा और गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल गई। मैं आज वापस आ गया हूँ। 5 साल काहरा जोर शर्म और तफरान में गुजारा और मैंने अपनी आमद की किसी को तला नहीं। और इस दौरान मैंने गौतमा को एक पल के लिए भी नहीं बुलाई। उसकी याद एक सदाबहार दरख्त बनकर मेरे दिल के चश्मे पर हर लहजा हर लम्हा अपनी पुरसकून छाँव किए रही और अब भी मैं इसी पुरसकून छाँव में चश्मे किनारे बैठा गौतमा का मुंतज़िर हूँ और वो अभी तक नहीं आई। बात थे इस हिस्से की तरफ से जहाँ आम और जामुन के दरख्तों के घने वसीले थे। मरतूब हवा के नरम झोंके आ रहे थे तो तलख काफ़ी का एक प्याला पीने के बाद गर्म जिस्म को मोहब्बत से थपा रहे थे। मुझे गौतमा को अपनी आमद की ज़रूर खबर कर देनी चाहिए थी। पॉल से तो खैर निपट लूँगा लेकिन गौतमा से क्या कहूँगा। उसने तो कहा था वो मुझे लेने बंदरगाह पर आएगी मगर 2 साल से उसने ख़त क्यों बंद कर रखे थे। मैं उससे नाराज़ ही रहूँगा। उसके खतूत किस कदर मसरूर कुन होते थे। वो अपने ख़तों में मोहब्बत की पुरस्रार सरगोशियों में गुफ्तगू किया करती थी। उसके अल्फाज शबनम के बेदाग मोती थे जो पिछली रात जब दुनिया सो रही होती है फूलों भरी डालियों से ढलक ढलक कर बेमालूम आवाज में सब्जे पर गिरती रहते हैं। डॉक्टर तुम मुझे यादों के घने जंगल में छोड़ गए हो जहाँ तुम्हारी हर बात हर कहका एक मुस्तकिल गूंज बनकर फैल गया हो और मैं इस जंगल में तन्हा फिर रही हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी के लम्हात पुरसमर्दा पत्तियों की मानिंद दरख्तों से रुक रुक कर गिर रहे हैं। जब बीते दिनों का ख्याल आता है तो सोचती हूँ दिन क्यों गुजर जाते हैं और अगर इनको गुजर ही जाना है
تو تم قاہرہ کیوں چلے گئے؟ خدا کی قسم اگر تم میرے پاس ہو تو پھر ساری زندگی چاہے ایک دن میں گزر جائے، میں افسوس نہ کروں گی۔ اور میں نے اسے اپنی آمد کی اطلاع تک نہیں دی۔ 5 سال کی لمبی جدائی کے بعد جب وہ اچانک مجھے یہاں بیٹھے دیکھے گی تو اس کے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی؟ شاید وہ مجھے بالکل نہ پہچان سکے اور محض ایک اجنبی خیال کرتے ہوئے میرے پاس سے گزر جائے، مگر ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مجھے خود اس کی سمت بڑھنا ہوگا۔ ہاں، میں خود اٹھوں گا اور اس کی نرم انگلیوں اپنا گرم ہاتھ میں تھام لوں گا۔ میرے خدا، گوتما پر شاید یہ مرگ طاری ہو جائے اور اس کے منہ سے دبی ہوئی چیخ بھی نکل جائے گی اور اس کے پتلے لبوں پر مہر سی لگ جائے گی، اور جب یہ حیرت اور شادی مرگ کے بادل چھٹ جائیں گے تو گوتما کا دل اویس چہرہ مسرت سے سرخ ہو جائے گا اور اس کے جذبات نیلے آسمان پر چمکیلی دھوپ میں پرواز کرنے والے سفید براق کی کبوتروں کی مانند مسرور اور ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، اور پال مجھے اپنے بدے جسم سے لپیٹا لے گا اور کہے گا، میرا مصری سگریٹ کیس، میرا مصری سگریٹ کیس۔ میں نے مصری سگریٹ کیس نکالا اور سگریٹ سلگا کر شام کے آخری پرسکون اور افسودگی میں شرابور لمحات میں ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ باغ میں اندھیرا بڑھ رہا تھا اور ہوا زیادہ مرطوب تھی اور زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ بالکونی کے نیچے پلاٹ میں ناشپاتی کے پھول اپنی ٹہنیوں پر سو گئے تھے۔ میرے ارد گرد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ لوگ بڑی توجہ اور انہماک سے چائے، کافی اور ٹھنڈی چیزیں پی رہے تھے۔ نچلی منزل کے ہال میں لوگوں کے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آوازیں بنبناہٹ سی پیدا کر رہی تھیں۔ میرے سامنے یوکلپٹس کی جھکی ہوئی ٹہنیوں اور چیڑ کے نکیلے جھومروں کے عقب میں نیلے آسمان پر رات کا ولی زد ستارہ چمکنے لگا تھا، اور پرندوں کی ٹولیاں شہر کی طرف سے آم اور جامن کے گھنے ذخیروں کی سمت لوٹ رہی تھی۔ اسی روز بھی رات کا ولی ستارہ چیڑ اور یوکلپٹس کے پیچھے نمودار ہوا ہی تھا، اور میں اسی طرح سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش دے رہا تھا کہ تو گوتما پہلی بار اس ریستوران میں داخل ہوئی۔ اس کے ہمراہ اس کی چھوٹی بہن تھی، جس نے یاسمین کے نازک پھولوں سے بھری ہوئی بیعت کی چھوٹی سی ٹوکری بازوؤں میں لٹکا رکھی تھی۔ خاموشی اور اطمینان سے بالکونی کے آخری حصے میں بیٹھ کر انہوں نے چائے پی اور اسی انداز سے ریستوران سے نکل کر باغ کی طرف چلی گئی۔ 3 دن بعد اسے پھر دیکھا۔ اس روز اس کے ہمراہ ایک بوڑھا سا آدمی بھی تھا، جو بھورے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں ملبوس، چھڑی ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ مولسری کے درختوں والی پرانی سڑک پر سے ہوتے ہوئے یہ لوگ دوسری طرف گھوم گئے۔ 2 روز بعد اتوار تھا اور اتوار کی شام کو گوتما پھر آئی۔ اب وہ ہر دوسرے تیسرے شام کو کبھی اکیلے کبھی اپنی بہن کے ہمراہ ریستوران میں آتی اور چائے وغیرہ پی کر واپس چلی جاتی۔ پول اور میں ریستوران قریب ہر روز بلا ناغہ آتے تھے اور ہم باغوں کے چکر میں بھی کاٹنے لگے تھے۔ پال گوتم کے لیے زیادہ بے چین تھا۔ وہ پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی چاہتا تھا جو ریستوران میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیے۔
फिर इसकी यूकलिप्टस के दरख्तों जितनी लंबी और हर दूसरे तीसरे बिसरे पर फैलती और सुगड़ती नज़में सुनकर उसे दाद भी दी। वो गौतमा को मुंतखब कर चुका था और एक शाम गौतमा को पॉल के साथ मेज़ की तरफ बढ़ते देखकर मैं दम बखुदा रह गया। आपसे मिलिए, पॉल ने हमें एक तरफ एक दूसरे से मुतारफ कराया और हम खामोशी से बैठ गए। गौतमा के हमारे पास बैठते ही हमें एक बड़ी ही खुनक और लतीफ़ खुशबू ने घेर लिया। यूँ मालूम हो रहा था जैसे गौतमा हर किस्म के फूलों से लदी हुई सेज पर से उठकर आ रही है। उसका लिबास भी तकरीबन सफ़ेद और नरम था और फूलों का ढेर सा मालूम हो रही थी। पॉल कई किस्म की मीठी और नमकीन चीज़ों का ऑर्डर देकर सिगरेट सुलगाए आंखें चपका कर गौतमा से नामालूम किस मौजू पर मसरूफ़ गुफ्तगू था और मैं कभी यूकलिप्टस की नरम मौसमी टहनियों को देख रहा था और कभी गौतमा की आंखों पर झुकी हुई झालरें पलकों पर। गौतमा की आवाज़ ताज़ा और मधुर थी। बोलते हुए इसका निचला होंठ कदरे सुगड़ सा जाता था और आंखों पर पलकों की झालरें कई बार झुक जाती थी। गौतमा का लहजा उसकी आवाज़ से ज़्यादा पुरस्रार और मुकद्दस था। यूँ महसूस होता था कि वो हमसे गुफ्तगू नहीं कर रही बल्कि दबी ज़ुबान में हमें कोई आसमानी पैगाम सुना रही है जो इस पर खुदा की तरफ से नाज़िल हुआ है। और जब वो हमसे रुखसत होकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई तो पॉल ने केक का एक पीस मुंह में डालकर ठंडी चाय का लंबा घूंट चढ़ाया और सिगरेट राखदान में मसल दिया। उसने दोनों टांगें दूसरी कुर्सी पर फैला दी और अपनी एक होने वाली नज़म का आखिरी मिसरा गुनगुनाने लगा और अलिफ लैला की शहज़ादी मुझसे क्या कहती है। पॉल से जुदा होकर बागात में से गुजरते हुए मैं गौतमा के मुताल्लिक़ सोच रहा था और मुझे कुछ इस किस्म का एहसास हो रहा था जैसे मैं किसी पुराने मोहब्बत के ज़मीन दोस्त सर्द खाने में खड़ा हूँ और मेरे सामने संगीन फर्श पर स्याह आंखों और ज़फ़रान में डूबी हुई नरम उंगलियों वाली नीम उरियाँ देवदासियों के रक्सा जिस्म उदो अंबर की खुशबुओं की लहरों पर शोलों की मानिंद थरक रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा था और हर कदम मुझे दूधिया गुंबदों, संगीन बारादरियों और शफाफ नदियों वाले बागात के सुनहरी दरवाजे यके बाद दीगरे खुलते मालूम हो रहे थे और मैंने चाहा गौतमा मेरे पास हो और मैं उससे कहूँ, गौतमा तुम गौतमा नहीं गौतम बुद्ध हो, मोनालिसा हो, देवी साइकी हो, बाहर का अवलीन फूल हो, शाम का पहला सितारा हो और पेरिस की एक शाम हो। दूसरी मुलाकात पर गौतमा ने हम दोनों को अपने बूढ़े बाप से मिलाया और फिर एक रोज उसने हमें अपने घर पर चाय पर आने की दावत दे दी। इस रोज पॉल के सूट का रंग हल्का पाकताई था और चॉकलेट रंग की छोटे छोटे बसंती फूलों वाली टाई उसे बड़ी सज रही थी। गौतमा का घर बाग के जनूबी हिस्से की तरफ था। पथरीली स्लेटों की ढलवानी छत वाला ये घर लकड़ी के 3-4 कमरों में बटा हुआ था जो बड़ी खुश सलीकी से सजाए हुए थे। मकान के सामने छोटा सा बाग था जिसमें गेंद,
गेंदा और असली गुलाब और गुले दाऊदी की क्यारियां थी। एक तरफ अनारों के चंद दरख्त थे जिनमें सुरख सुरख कलियां फूट रही थी। मकान के पिछवाड़े मोची खाने के बाहर लीमुओं के झाड़ू में सफेद फूल खिले हुए थे। गुलाब और गुले दाऊदी की क्यारियों के दरमियान नरम घास पर सब्ज मेज के गिर्द 3-4 कुर्सियां पड़ी थी। मेज बिल्कुल सादा थी और इस पर कोई मेज पोश नहीं था। ऐन वस्त में गुलाब के प्याजी फूलों से भरा हुआ गुलदान पड़ा था। एक तरफ गौतमा हल्के कुरमजी रंग की साड़ी पहने किताब पढ़ रही थी और दूसरी तरफ उसका बूढ़ा बाप अखबार पढ़ रहा था। कुर्सी खाने के 2 कश में से आहिस्ता आहिस्ता नीले रंग का धुआं उठ रहा था। हमें मकान के अहाते में दाखिल होते देखकर गौतमा और उसका बाप उठ खड़े हुए। गौतमा का संदलीन रंग इस शाम बेहद निखरा हुआ था और नरम हवा के मरतूब झोंके इसके स्याह बालों से खेल रहे थे। दिन ढल रहा था और आखिरी धूप का सुनहरी गुबार हमारे इर्द गिर्द फैल रहा था, जिसकी मुलायम चमक में फूलों की क्यारियां, गहरी सब्ज घास, दरख्तों की चमकीली फोंकी और गौतम की निखरी हुई बेदाग आंखें और नीला आसमान और बॉल की बसंती फूलों वाली टाई अपने मामूल से बढ़कर दिलकश और मेहरबान महसूस हो रही थी। गौतम की तरफ से आने वाली हवा के झोंके नरम और खुशबूदार थे। चाय हमने प्लाट ही में पी। चाय के बाद पॉल हस्बे आदत पतलून की जेब से खाकी रुमाल निकालने के लिए उठा। रुमाल निकाला और बैठा और मुंह पूंछा। गौतमा के बाप से जर्मन अदब पर पिछली जंग के असरात गुफ्तगू करने लगा। बूढ़ा जर्मन अदब के मतलब कुछ नहीं जानता था, फिर भी वो मजबूरन पॉल की बातों पर दिलचस्पी जाहिर कर रहा था। गौतमा कभी इन दोनों को देखती और कभी मेरी तरफ देखकर जरेला मुस्कुरा देती। उसके ख्याल में उसका बाप सीधा साधा और शरीफ आदमी था, जिसे स्वाय अखबार बीनी और अपनी बच्चियों के दुनिया की किसी और शय से दिलचस्पी नहीं थी। और मैं सोच रहा था, अगर पाल ने अपनी यूकलिप्टस के दरख्तों ऐसी कोई नज्म शुरू कर दी तो कहीं बूढ़ा उसे रोक न दे, क्योंकि मैंने बूढ़े को किसी वक्त भी यूकलिप्टस के दरख्तों की तरफ दिलचस्पी से तकते हुए नहीं देखा था। अच्छा ही हुआ कि पॉल की नज़र यूकलिप्टस पर नहीं गई और वो विकीबाम और एशरवुड के अदबी हरकत में ही बूढ़े को घुमाता रहा। गौतमा की छोटी बहन अंदर से अपनी तस्वीरों वाली किताब ले आई और मुझे और गौतम को रंग बिरंगी तितलियों, चिड़ियों, रेलगाड़ियों, जहाज़ों और मछलियों की तस्वीरें दिखाने लगी। वो खाने की तरफ से लीमुओं के फूलों की तुर्श खुशबू आ रही थी। गौतमा ने 1-2 दफ़ा बड़ी अफसुदा निगाहों से मुझे और फिर पॉल को देखा, जो उसके बाप से जब बेड़े खड़ा कर गुफ्तगू करने में मसरूफ था। मैं गौतमा को की इन निगाहों को बिल्कुल न समझ सका। जब हम वहां से उठकर बाहर सड़क पर आ गए तो पॉल जोर से छींका और उसने सिगरेट एक तरफ फेंक दिया और एक जगह दीवार के साथ लगकर पेशाब करने लगा। जर्मन अदब, पिछली जंग के असरात। रेस्टोरेंट में हम एक दूसरे के करीब बैठे घंटों बातें करते रहते। बागात की सायादार पुरसकून रोशों पर हमारे बुलंद कहकों की तेज आवाजें कई राहगीरों को चौंका देती और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे गौतमा और मेरे दरमियान
7 रंगों वाली कोसे कज़ा का एक आसमानी पुल तैयार हो रहा है और हम इस पुल की रंगीन शाहराह पर ख्वाब ऐसी कैफियत में एक दूसरे की समत बढ़ रहे हैं, आगे आगे और आगे। पॉल हर बार कोई ना कोई नज़म पेश कर देता और गौतमा उसे दिलचस्पी के साथ सुनती और फिर पॉल से इसका मतलब समझती और फिर अपनी राय का इजहार कर देती। मगर कुछ अर्सा बाद गौतमा ने चीड़ और यूकलिप्टस के छीरे दरख्तों को तकना शुरू कर दिया। पॉल अपनी नज़में सुना रहा है और गौतमा बेमानी अंदाज में पुरअसरार टहनियों और नुकीले झुमरों वाले दरख्तों को तक रही है। चीड़ और यूकलिप्टस के खामोश और बेजुबान दरख्त और गौतमा इन दरख्तों की मानिंद खामोश और बेजुबान होती गई और पॉल इसकी खामोशी से चिढ़ने लगा। वो मुसलसल बोले जाता और गौतमा अपने मखमली रुखसार थैली पर रखे गहरी सांस और शफाफ आंखों पर घनी पलकों का साया किए बुत सी बनी। दरख्तों के ऊपर नीले आसमान पर परिंदों की रेन बसेरों की तरफ लौटती टोलियों को घूरती रहती। उसकी खामोशी एक धुंधले रंग का सूदा बादल बनकर रेस्तुरां और फिर बाग और फिर कायनात पर छा जाती और गौतमा की किताबी पेशानी पर किसी अनजाने गम की बेमालूम तहरीरें डूबने उबलने लगती। चाय की सब्ज प्याली पर झुके झुके सिगरेट का धुआं अपने नथनों से छोड़ते पॉल कई बार अपनी होने वाली नज़म का आखिरी मिसरा गुनगुनाता और अलिफ लैला की शहजादी मुझसे क्या कहती है, लेकिन अलिफ लैला की शहजादी किसी से कुछ ना कहती और बुत बनी बैठी रहती और उसकी ये बेजुबान खामोशी एक पुरस्कार सवाल बनकर लंगर की मानिंद मेरी रूह की गहराइयों में उतर जाती। मैं खामोश क्यों हूँ, मैं खामोश क्यों हूँ, तुम खामोश क्यों हो गौतमा। हम बालकोनी में तन्हा थे। गौतमा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट गुरूब होते हुए सूरज की आखिरी किरण की मानिंद गमगीन, अफसुदा और मलूल थी। सुबह दम बुझते दिए की अलविदी चमक थी जिसने पल भर के लिए गौतमा के चेहरे पर फैल कर इसकी खामोशियों के सायों को तारीख तर बना दिया। फिर वही सवाल, फिर वही लंगर। गौतमा तुम क्या सोचती रहती। गौतमा ने मेरी तरफ निगाहें उठाई और फिर गर्दन झुकाई और मगरबी दरख्तों के पीछे सूरज उफक के लालाजारों में डूब गया। गौतमा, मैं चाहता हूँ हम इसी तरह एक दूसरे के साथ साए में जिंदगी गुजारें। क्या तुम भी यही चाहती हो? यही चाहती हो ना गौतमा? बोलो गौतमा, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारी खामोशी नंगी तलवार बनकर मेरे सर पर लटक रही है। ये किसी वक्त भी गिर सकती है। गौतमा जवाब दो, बोलो। गौतमा की पलकों पर आंसुओं के सितारे टूटने लगे। गौतमा, मैंने दोनों हाथों से उसका फूल ऐसा चेहरा ऊपर उठा लिया। गौतमा फूट पड़ी जब अलिफ लैला की शहजादी ने बताया वो खामोश क्यों थी। जब मोनालिसा ने कांपते होठों और मध्यम आवाज में इस राज को बेनकाब कर दिया जो एक अरसे से उसके सीने पर सांप बनकर लौट रहा था। तू शाम का वलीन नोखेज सितारा टूटकर बुझ गया और पेरिस की शाम मिस्र के खंडरात की भयानक रात में बदल गई। मुझे गहरी और संगलाग नचाओं के ऊपर तना हुआ कोसे कज़ा का आसमानी पुल डोलता और फिजा में तहलील होता महसूस हुआ और पुल झूलता गया, डोलता गया और इसके बंद उखड़ने लगे।
और तख्ते चिरचिराने लगे, जैसे इस पर बेअंदाज बोझ लाद दिया गया हो, जैसे पॉल अपनी भारी भरकम जिस्म के लिए इस पर उछल रहा हो, कूद रहा हो। गौतमा के नकूश डूबने लगे और पाल का बद्दा जिस्म उभरता गया, फैलता गया और फैलता गया। नहीं नहीं, ये गलत है गौतमा, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर, खुदा के लिए मुझे गलत ना समझो, मैं तुम दोनों को चाहती हूँ। मैंने अपनी मोहब्बत का आंचल तुम दोनों पर एक साथ डाला है। तमाम बच्चों की मानिंद तुम्हारी मोहब्बत ने इस दिल में एक ही वक्त में जन्म लिया है। पॉल और तुम और पॉल, ये एक ही टहनी के दो फूल हैं जिन पर मेरी मोहब्बत शबनम बनकर एक साथ गिरी है। मेरे दिल के माबद में तुम दोनों की मूर्तियां हैं। तुम मेरी जिंदगी के किनारे हो और मेरी मोहब्बत के सुनहरी तेज रफ्तार पर हो, और मेरी कश्ती के बाद बान हो, मेरी अजीम और शान मंजर के मीनार हो, और मैं एक पुल की माने तुम दोनों के सहारे जिंदा हूँ। और अगर मैं मुजरिम हूँ, अगर मैंने किसी देवता की तौहीन की है, तो अल्लाह मेरी खाल खिंचवाने से बेशतर मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं इस वसी दुनिया में कोई ऐसी औरत तलाश कर सकूं जिसके सीने में एक साथ दो शोले भटक रहे हो। मैं उसे अपने साथ लाऊंगी और तुम्हारे पास बिठाकर उससे ये पूछूंगी कि वो कौन सी घड़ी थी जब उसने बेयक वक्त दो इंसानों में अपना दिल बांट दिया था, और वो कौन सा दिन था जब वो एक से दामन छुड़ाकर हमेशा के लिए दूसरे की हो जाएगी। डॉक्टर, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे दुख होगा अगर तुम और पॉल एक दूसरे से बिछड़ जाओगे। ये पुल जो तुम दोनों के सहारे कायम है टूट जाएगा। मेरी मोहब्बत की बेल तुम दोनों से अपनी कागज का मीठा रस मुहैया करती है, और फिर इस बेल की सरसब्ज पत्तियां मुरझाकर सूख जाएंगी। डॉक्टर, इस पुल को, इस हरी भरी बेल को, इस अजीम शान मस्जिद को, इस कश्ती को तुम्हारी जरूरत है पॉल, की जरूरत है। गौतमा बोलती गई। उसके अल्फाज जुगनों की मानिंद शाम की धुंधली फिजा में जलते रहे, बुझते रहे। उसकी आवाज़ मदहम होते होते सरगोशियों में तब्दील हो गई, और उसने हारे हुए जवारी की तरह अपना थका हुआ सर मेरे शाने से लगा दिया, और हमारे ऊपर दरख्तों की कुछ टहनियों में शाम का सोवा सितारा कांपने लगा। मेरे अच्छे डॉक्टर, गौतम की आवाज़ में उतरे हुए दरिया का सुकून था। उसकी आंखों से धुली हुई आंखें नीम सुर्ख और चमकीली थी, जैसे उनकी अकम में मोमबत्तियां रोशन हो गई। मशरकी दरख्तों के किनारों पर मुलायम रोशनी का गुबार सा फैल गया, और दूसरे लम्हे गोल और सुर्ख चांद का उतरा हुआ चेहरा हमें अफसूदगी से देखने लगा। गौतमा खोले से मुस्कुराई, और उसका सफेद आवेजा जलमला उठा, और शाम का सितारा तेजी से कांपने लगा। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। हम हमेशा मुस्कुराएंगे डॉक्टर, हमेशा। और गौतमा मुस्कुराती गई, और मैं भी मुस्कुराने लगा। कोसे गजा का पुल साकत हो गया, और रात उसके आसमानी रंग ज़्यादा तर और ज़्यादा शोक दिखाई देने लगी, और मैं और गौतमा बाजू हवा में उठाए इस नूरानी धनक में एक दूसरे की तरफ बढ़ते गए, और वक्त गुजरता गया। मैंने घबराकर वक्त देखा, वक्त काफ़ी गुजर चुका था।
मगर गौतमा अभी तक नहीं आई थी। मैंने फिर सिगरेट सुगलाया और हल्के हल्के कश लेने लगा। अब रात छा रही थी रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर जा बिजली के लैंप रोशन हो गए। बाकी तरफ से रात की रानी की मीठी खुशबू आ रही थी। कभी कभी किसी तेज सीटी या कहके की आवाज भी आ जाती थी। मुझे पॉल से सख्त गिला था। कमबख्त ने इतनी मुद्दत में एक भी खत नहीं लिखा, और अगर गौतमा के खत में कुछ लिखवाया भी तो वही मिस्री सिगरेट केस। मुझे दफन तन यहाँ देखकर हैरान तो वो भी खूब होगा। पहले तो हस्बे आदत अपनी छोटी छोटी सी आंखें कई बार झपकेगा और फिर एकदम मुझ पर गिर पड़े। अरे तुम, और मैं उससे पूछूंगा गौतमा कहाँ है, और वो कहेगा यही है। तुम कहो मेरा मिस्री सिगरेट, और मैं उससे कहूँगा वो पहले से तो ज़्यादा खूबसूरत हो गई होगी, उसके चमकीले स्याह बाल ज़्यादा लंबे हो गए होंगे, उसकी आंखें। मगर पॉल वो कहाँ है? और पॉल कहेगा ज़रा दम लो कमबख्त, चाय तो पी लेने दो। और वो चाय की प्याली पर झुक कर मिस्री सिगरेट का धुआं अपने नथनों से खारिज करते हुए कहेगा, और अलिफ लैला की शहजादी मुझसे क्या कहती? और अलिफ लैला की शहजादी क्या कहेगी? तुमने इतनी देर क्यों कर दी डॉक्टर? तुम्हारे बगैर जिंदगी के दिन खुश पत्तों की तरह अपनी टहनियों से झड़ कर गिर रहे थे। और मैं कहूँ गौतमा, मेरी गौतमा, इन पत्तों का गम न करो जो मुरझा चुके हैं और अपनी शाखों से टूट गए हैं। इन कोपलों को देखो जो नई नवेली दुल्हन की माने शर्मा कर फिर से टूट रही। इन खेज नरम गवारी कोपलें, और मैं मिस्री सिगरेट का तीसरा कश लगा रहा था कि दरवाजे में पॉल नमूदार हुआ। भूरे रंग के ढीले डाले सूट में मलबूस, एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ की उंगली में खूबसूरत 9 उम्र बच्चे को पकड़ाए। वो गौतमा के बाप ऐसी संजीदगी और पुख्तगी से कदम उठा रहा था। पॉल मेरी समत बढ़ रहा और बालकनी मुझे पीछे की तरफ खिसकती महसूस हो रही। वो आगे आ रहा था और बालकनी पीछे जा रही। पॉल रुक गया और बालकनी भी रुक गई। वो मुझे तकने लगी। उसकी छोटी छोटी स्याह आंखें पत्थर की माने मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, और वो अपनी छड़ी की तरह बेजान बना खड़ा था। मैं खुद का खुद था उससे करीब किया। मैंने आहिस्ता से पूछा, गौतमा कहाँ है? इस कदर आहिस्ता कि मैं खुद अपनी आवाज़ बमुश्किल सुन सका। ये कौन है? गौतमा का नाम सुन लिया। वो खामोश रहा। उसकी बेरंग निगाहें मेरे माथे पर सर्द हवा के तेज झोंकों का काम कर रही थी। मैंने तकरीबन चीख कर पूछा, पॉल मुझे मत देखो। तुम चुप क्यों हो? गौतमा कहाँ है? और पॉल ने इस खूबसूरत बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर, गौतमा ने मुझसे। और इसके बाद मैं कुछ न कर सुन सका। यहाँ समाज की हद खत्म हो जाती और तारीख खलाओं में सनसनाती हुई खौफनाक खामोशियों का आवाज होता था, और मैं इन तारीख खलाओं में उतरता गया और जमीन दोस्त मबूतों के सदखनों में गौतम बुद्ध, मोनालिसा और साइकी के मुजस्मे एक साथ जमीन पर उंधे मुंह गिरे। और शाम का स्टार्ट हो गया और पेरिस की शाम बुझ गई और आसमान में का फूल अपना तवाज़ुन
بوجھ لاد دیا گیا. کیسے پول اپنا بوجھ یہ سنگ لیے اس پر اچھل رہا اور پول زور زور سے اچھلنے لگے اور پل کے تختے چرچرائے اکھڑے اور پل ٹوٹ گیا. یہ